हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना? तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का स्टूडेंट नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और ये हमारी वन शॉट नहीं है स्टूडेंट, क्या है? हमारी गन शॉट चल रही है। अब गन शॉट का मतलब क्या है कि आपके अच्छे मार्क्स, मेरा एम है कि आपके अच्छे मार्क्स आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स में आए, ठीक है? तो मैं स्टूडेंट आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आई मीन कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो उन पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लिखते हुए जाइए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो की, प्यारे सी गन शॉट को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। स्टूडेंट, इसको अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस मतलब खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहां पर स्टूडेंट यूनिट 2 का स्टूडेंट सिलेबस लिखा है। अब यूनिट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चलिए देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली पहला जो टॉपिक्स लिखा है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और डाइवर्जेंस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यहां से आएगा ही आएगा, या तो ये थ्योरी की या तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट आती है स्टूडेंट, या फिर यहां से न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेरिवेशन की भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशन वैक्यूम मीडियम में पढ़ेंगे और कंडक्टिंग मीडियम में हम पढ़ने वाले हैं विद डेरिवेशन। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके साथ साथ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव, का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना? प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक्स आता है वो स्टूडेंट आपके पास आता है स्किन डेप्थ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जहां से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोक्स थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्टोक्स थ्योरम से पहले आपको मैं कुछ यहां पर इसकी बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं कि यहां पर जैसा यूनिट का नाम आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, जिसे हम EMFT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रो से मिलकर बना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर बना है, और एक मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है। यदि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टूडेंट कंबाइन कर देते हैं तब जाके हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बनता है। तो यहां पर मैंने यही लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो यहां पर यही डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि द म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन का मतलब जब हम वेव पढ़ेंगे ना, वेव, अभी नेक्स्ट बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वेव का एक डायग्राम पढ़ेंगे। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं।
इज दैट क्लियर ना? देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, तो वो किसकी फॉर्म में चलती है? जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट किसकी फॉर्म में होती है? वेव की फॉर्म में होती है। उसके बाद जैसे ही फिर मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, बेसिकली ये मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये कुछ यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है इन्होंने ही एक्सप्लेन करी थी। कब करी थी? 1864 में। इन्होंने कहा था कि यदि मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर देता हूं और वो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? चार्ज जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एक्सीलेट होना चाहिए। एक्सीलेट का मतलब स्टूडेंट होता है कि वो जो पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए? मूव कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन पर रुका हो। अगर ये एग्जैक्ट पोजीशन पर रुकता है तो स्टूडेंट हम, अगर आपने क्लास 12th में आपको पता हो तो जब कोई पार्टिकल या कोई चार्ज मूव नहीं करता हो तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जो आपके पास जो चार्ज है वो रुका हुआ है तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। बट यहां पर क्या है? एक्सीलेट चार्ज पार्टिकल जनरेट ईएम वेव। जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या होगा? एक्सीलेट होता है, मतलब घूमता है या फिर किसी भी वेलोसिटी से चलता है तो वहां पर ईएम वेव्स जनरेट होती हैं। ईएम वेव्स क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर ना इतना? ओके, क्लियर क्लियर ओके। तो यहां पर बेसिकली मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख रखा है कि आपके पास कोई चार्ज होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, या तो चार्ज किस पर रहेगा? रेस्ट पर रहेगा, या फिर चार्ज मोशन में रहेगा। और कैसी मोशन? एक्सीलेटेड मोशन। जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके अंदर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना इतना? ओके। तो यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे क्या है कि यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है। तो ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ईएफ डायरेक्शन में यहां पर आपके पास वेव है, मतलब ईएम वेव्स। और यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एमएफ का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ क्या चल रही है? ये जो रेड कलर से हैं ऊपर की तरफ क्या चल रही है? वेव। तो ऊपर की तरफ वेव जा रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो जेड की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जेड की डायरेक्शन इस साइड, ये एक्स, ये ऊपर वाई और ये जेड, अगर मैं इस साइड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखता हूं तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कैसे? देखिए, ऊपर जा रही है एक्स की डायरेक्शन, मतलब एक्स की डायरेक्शन में ऊपर वेव्स चल रही हैं, और जेड डायरेक्शन किस तरफ होगी? जेड डायरेक्शन इस तरफ ही तो होगी, इस तरफ होगी। तो जेड डायरेक्शन क्या है? दोनों आपस में क्या कर रही हैं? दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास ईएम वेव जो है इसमें भी क्या बनना है? एक क्या बनता है? परपेंडिकुलर बनता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव जो रहती हैं वो एक दूसरे के क्या रहती हैं? परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, क्या रहती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ये जो तीनों है ना आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव्स जो हैं वो तीनों ही आपस में म्यूचुअली क्या रहती हैं? परपेंडिकुलर रहती हैं। बात क्लियर? ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली कुछ टूल्स यहां पर लिखे हैं जो कि क्या है? डेल ऑपरेटर। पहला जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं स्टूडेंट वो क्या पढ़ते हैं? डेल ऑपरेटर। ये इसका स्टूडेंट क्या होता है? सिंबल। अब डेल क्या होता है? यदि कोई स्टूडेंट हम मतलब पहली यूनिट जिसने भी पढ़ रखी होगी उसको पता होगा कि डेल क्या होता है। डेल मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर लिखा है कि आई कैप, इसको बोलते हैं स्टूडेंट आई कैप। डेल अपॉन डेल एक्स, इसको भी डेल बोलते हैं। ये जो साइन ऊपर लिखा है इसको भी डेल ही हम बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है। उसके बाद ये जो क्या देता है यहां पर, ये जो डेल है ये दो फंक्शन है। यहां पर क्या है? ये जो डेल है इसके दो पार्ट्स आप बोल सकते हैं या दो फंक्शन हमको देता है। पहला है क्या है? दो क्वांटिटी देता है। एक तो स्केलर फंक्शन होता है और एक दूसरा क्या होता है? वेक्टर फंक्शन होता है। स्केलर फंक्शन और एक दूसरा स्टूडेंट क्या है? वेक्टर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन क्या होता है कि डेल को यदि मैं फाई के साथ, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? फाई। यदि मैं डेल को फाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो
हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होती है कि दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती हो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे बीच में क्या है? क्रॉस, और यहां पर क्या है? डॉट। तो यहां पर इसके दो पार्ट्स हैं और यहां पर मैंने स्टूडेंट लिख रखा है कि वेयर ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये जो आपके पास है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी वाला पार्ट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? जहां पर भी आपको डॉट कुछ भी नहीं दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ फाई। उसके बाद अगर आप इस साइड देखेंगे डॉट प्रोडक्ट की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट की तरफ यहां पर मैंने लिख रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए। कहीं पर भी आपको डेल डॉट ए दिखाई दे उसको आप बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए। क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट, क्योंकि आगे चल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद यहां पर हम पढ़ते हैं कर्ल। क्या है नेक्स्ट? कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कहीं पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे डेल ऑपरेटर के साथ, उसको आप बोलेंगे कर्ल ऑफ ए। क्या बोलेंगे? कर्ल ऑफ ए को क्रॉस और डॉट को हम डाइवर्जेंस ऑफ ए बोलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर लाप्लासियन ऑपरेटर लिखा है। लाप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या था? ओनली एक ऑपरेटर था, तो एक ऑपरेटर की मल्टीप्लाई में दूसरे ऑपरेटर के साथ कर देता हूं स्टूडेंट, तो यहां पर यह बन जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बन जाता है? लाप्लासियन ऑपरेटर। तो पहला ऑपरेटर मैंने यहां पर मतलब पहला डेल ऑपरेटर लिख रखा है, दूसरा डेल ऑपरेटर ये रहा। देन दोनों की यहां पर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं आपको बता देता हूं, आई डॉट आई करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम ऐसे ही जे डॉट जे क्रॉस करते हैं, उसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1। और के डॉट के करते हैं तो उसकी भी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई है कि हाँ सर बिल्कुल इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। ओके ना स्टूडेंट? ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोक्स थ्योरम, जो कि यहां से आपका सिलेबस स्टूडेंट स्टार्ट होता है। ये थी बेसिक चीज जो कि आपको आगे चल के बतानी जरूरी थी, क्योंकि आगे चल के इनका कंसेप्ट यूज होता है, तो इसलिए आपको हमें बताना कंपलसरी था। ठीक है ना? तो यहां पर स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन इंटीग्रल होगा, क्या होगा स्टूडेंट? कोई लाइन इंटीग्रल है, वो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है सरफेस इंटीग्रल में। किसमें? लाइन इंटीग्रल को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर यही थ्योरम है। इट स्टेट दैट द फ्लक्स ऑफ कर्ल, कर्ल का मतलब क्या है? कर्ल का मतलब बताया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एफ इज एनी क्लोज सरफेस। कोई आपके पास क्लोज सरफेस है एफ, ये आपके पास मैं मान लेता हूं ये कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया एस, इसका सरफेस एरिया क्या है? एस, और सी यहां पर क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो वो सरफेस किसके इक्वल रहेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ओवर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस के इक्वल रहेगा। तो यहां पे कर्ल एफ डॉट डी एस, मैंने यहां पर वेक्टर एफ लिया है, चाहे तो आप एफ ले सकते हैं, चाहे कोई बहुत से टीचर कराते हैं ए से रिलेटेड कराते हैं तो आप ए ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। बट यहां पर मैंने क्या लिया है कि ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? कर्ल है। ये आपके पास क्या है? कर्ल एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस का मतलब क्या है कि एफ डॉट डी एस का मतलब क्या होता है? यहां पर ये जो है क्लोज इंटीग्रल, ये आपके पास क्या है? इसको जो ये है क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल। तो ये यहां पर आपके पास क्लोज इंटीग्रल मतलब यहां पर क्या है? ये लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को बेसिकली हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में हुआ है? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कहने का क्या हुआ? लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा।
एंड वाइस वर्सा। तो सरफेस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आई होगी। कर्ल का मतलब क्या होता है कि सर कर्ल का मतलब तो आपने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर डेल डॉट यहां पर एफ है तो एफ डॉट डी एस, उसके बाद यहां पर एफ डॉट डी एल, ये आपके पास क्या है सेम। तो यहां पर नोट करके यही पॉइंट लिखा है कि दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल, यहां पर कोई भी लाइन इंटीग्रल होगा इनटू अ सरफेस इंटीग्रल, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देती है, एक सरफेस इंटीग्रल में स्टूडेंट क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे चल के मैक्सवेल की इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहां पर ही आप क्लियर कर लें क्या है कि जो आपके पास स्टोक्स थ्योरम रहती है वो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करती है सरफेस इंटीग्रल को, या फिर आप बोल दीजिए सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दी है लाइन इंटीग्रल में। दोनों मैंने आपको यहां पर लिख दिए, लाइन को सरफेस में, सरफेस को सरफेस को किसमें, लाइन में, ठीक है ना। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आगे है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी आपके पास सरफेस है, क्या है आपके पास कोई सरफेस है, मैं उस सरफेस को कन्वर्ट कर दूंगी वॉल्यूम इंटीग्रल में, किसको, वॉल्यूम इंटीग्रल को, या फिर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दूंगी मैं सरफेस इंटीग्रल में। तो ये आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स थ्योरम में बेसिकली स्टूडेंट क्या था कि कर्ल था, वहां पर क्या था, कर्ल आपको दे रहा था, लेकिन यहां पर गॉस डाइवर्जेंस में क्या होता है, यहां पर आपके पास क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस। गॉस डाइवर्जेंस से ही समझ में आ जाना चाहिए, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज हो रहा है, तो डाइवर्ज का मतलब डॉट प्रोडक्ट वाली टर्म यहां पर आएगी, क्लियर है ना। तो इट स्टेट दैट द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, यहां पर कोई भी आपके पास एस सरफेस है, अगर आपके पास ये क्लोज है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, एस है, तो वो किसके इक्वल होगा, को वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, ठीक है। तो यहां पर जो यहां पर मैंने डेफिनेशन लैंग्वेज में लिख रखी है, थ्योरी में लिख रखी है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि यहां पर सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं विद द डाइवर्जेंस एफ डॉट डीवी, ठीक है। यहां पर डी आई वी का मतलब है डाइवर्जेंस। तो यहां पर स्टूडेंट सरफेस इंटीग्रल को हम एस से भी डिनोट करते हैं, किससे, कि यहां पर डबल इंटीग्रेशन एस लगा दो और यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन और वी लगा दो, तो ये कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहां पर आप एक इंटीग्रेशन लगाएंगे, सपोज एक इंटीग्रेशन और यहां पर सरफेस लिख देंगे, तो हमें उससे भी समझ में आ जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आगे चल के मैंने यहां पर लिख दिया है दूसरे स्टेप में। तो सरफेस इंटीग्रल को, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि सर डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर हमने स्टूडेंट क्या करा है, डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया है, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आ रहा है जी सर, बिल्कुल एकदम। उसके बाद यहां पर हमने सेम इसी चीज को मैंने लिखा है कि डबल इंटीग्रेशन को आप सिंगल इंटीग्रेशन और उसके कॉर्नर में आप एस लिख दीजिए, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहां पर हाँ क्या है कि सरफेस इंटीग्रल है, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, वी लिख दिया है। वी का मतलब कि इसको हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखा है, क्या है, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ सरफेस इंटीग्रल इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में कि सर बिल्कुल एकदम बात भेजे में हमारे में आ गई है। ओके ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि जो आपके पास स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट कर देती हूं सरफेस इंटीग्रल में, या सरफेस इंटीग्रेशन जो भी रहेगा मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी लाइन इंटीग्रल में, कि सर बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम तरीके से समझ में आ गई बात। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्ज का ही मतलब क्या होता है कि डी आई वी मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको लिखना होता है उसमें, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट कर देती हूं किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में, और या फिर वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम होगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी सरफेस इंटीग्रल में। बात क्लियर इतनी कि सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी हमें डाउट यहां तक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
बेसिक कुछ हम लॉ हम पढ़ते हैं बेसिकली, क्योंकि आगे चल के आपको ये यूज होंगे और ये बेसिकली आपके भी सिलेबस में है। तो यहाँ पर पहला जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ आप बेसिकली क्लास 12th में पढ़ते हैं, जब हम गॉस थ्योरम हम पढ़ते हैं ना, गॉस थ्योरम जब आपने पढ़ी होगी, पहला ही चैप्टर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ आता है, तो वहां पर मैंने यही लिख रखा है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब गॉस लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा क्लोजर थ्रू सरफेस एरिया, या आपके पास कोई सरफेस एरिया है, यहां से कोई क्या जा रही है, कोई लाइन जा रही है, क्या जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहां पर E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम E डॉट ds इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज, ये जो Q है यहां पर क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। बात आगे समझ में, ये इसका फॉर्मूला है यहां पर। तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि आपके पास ये जो फाई है, यहां पर ये जो फाई आप यूज कर रहे हैं, ये फाई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एप्सिलॉन नॉट ये जो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू ये है। उसके बाद Q जो है वो आपके पास टोटल चार्ज है, Q यहां पर क्या है, टोटल चार्ज है। बात क्लियर, पहला लॉ समझ में आया, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो इक्वल रहता है किसके, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। क्लियर है ना कि सर इतना तो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम गॉस लॉ पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। क्या पढ़ते हैं, गॉस लॉ को ही हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 0। अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, जैसे ये क्लोज सरफेस है, तो इसके चारों तरफ जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा वो 0 रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट, 0 रहता है। बात क्लियर, यहां पर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को या जो कोई भी फ्लक्स क्वांटिटी होती है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जो फाई है इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और B डॉट ds, ये जो B है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड के नाम से दिया जाता है। B क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसके बाद ds यहाँ पर कोई सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर B डॉट ds मैंने बता रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है ना, यहाँ पर रीजन लिख रखा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज सरफेस एरिया बनाती है। जैसे ये मैग्नेटिक का सिंबल, मैग्नेट है, एक दूसरी मैग्नेट ये है। ठीक है, ये इसके दो नॉर्थ पोल हैं, एक नॉर्थ पोल ये है, एक साउथ पोल। तो नॉर्थ से अंदर कहां जाती है, साउथ में, तो ये लाइन अंदर भी जाती है। तो इस वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है ना। और उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आपने कभी देखा है कि यहां पर ये नॉर्थ है तो इसके अंदर नॉर्थ ही नॉर्थ रहेगा, कि नहीं सर यहाँ पर नॉर्थ रहता है या यहाँ पर साउथ रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मैग्नेट में, कभी भी एक पोल नहीं होता है मैग्नेट के अंदर। तो इस वजह से ये 2 रीजन है, तो इस वजह से मैग्नेटोस्टैटिक्स हम गॉस लॉ यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फैराडे के कुछ लॉ आ जाते हैं। तो फैराडे का यही लॉ है। फैराडे क्या था, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने चार्ज के बारे में बताया था। क्या बताया था कि रेट ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चार्ज इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ बेसिकली यहां पर क्या है स्टूडेंट, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी, मैग्नेटिक इंडक्शन बी फॉर ए क्लोज पाथ। ये आपके पास कोई क्लोज पाथ है और इसका हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं dl, इसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं dl, और dl का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहां पर ये जो b है, इस b को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और यहां पर ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, चार्ज चल रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, चार्ज है। तो वो लाइन इंटीग्रल ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर ए क्लोज पाथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट आई। तो वो किसके रहेगा, म्यू नॉट आई के इक्वल रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, डीएल मतलब क्लोज पाथ है, तो यही तो क्लोज पाथ है आपके पास, तो वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट। ठीक है ना, थ्रो एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। ओके, तो ये इसका क्या है, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो म्यू नॉट यहां पर परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है ना स्टूडेंट कि सर इतना तो क्लियर। उसके बाद हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ लॉ थे, मतलब कुछ बेसिक लॉ थे आपके जो पढ़ने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ द इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसे आप बोलते हैं। तो आप पानी वानी पी लीजिए, हम भी पानी वानी पी लें, और फिर एक शायरी के साथ नई शुरुआत करते हैं हम नए टॉपिक की। तो चलिए, नया टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए, पी लिया पानी वानी, करें स्टार्ट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं सर, क्या बताइए, बताइए ना जल्दी जल्दी। तो सर एक शायरी सुना दीजिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। शायरी सुनाएं, शायरी सुना दें फिर, कि हाँ सर बिल्कुल सुना दीजिए, मन कर रहा शायरी सुनने का। तो अर्ज किया है इरशाद, अर्ज किया है इरशाद कि सर वो पुरानी वाली मत सुनाना जो आपने यूनिट 1 में सुनाई है। नहीं, कि यूनिट 1 में कौन सी सुनाई थी, यूनिट 1 में कौन सी सुनाई थी, कि सर कोई ना कोई सी तो सुनाई होगी, बट उसको मत सुनाना, कोई नहीं सुनाना। कि ठीक है, ओके, तो जब याद आएगी जब सुनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो शायरी ये है कि देखिए, क्या है क्या है क्या है, कोई कम बारी सुनाऊं, कैसी सुनाऊं, बताओ कैसी। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं, देन उसके बाद शायरी, पक्का 100%। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर क्या है, देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कि द डाइवर्जेंस, और तो आप जानते हैं डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब जे, करंट डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो वो किसके इक्वल रहेगी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो रो यहां पर जो है, ये जो रो है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से नाम देते हैं। तो इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, नेगेटिव रेट, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो डेल रो अपॉन डेल टी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल रहेगी। अब ये नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन जब इधर की साइड आएगा तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर जे का ये जो आपके पास क्या है, जे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इस फॉर्मूले को अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आता कैसे है, तो चलिए, कोई नहीं आएगा जिंदगी में एक तेरे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं कर सकता। अब शायरी सुना दी, अब ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर दूसरी शायरी सुनाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये आपके पास क्लोज सरफेस, ठीक है सर, बिल्कुल क्लोज सरफेस है। तो और यहाँ पर इसका, इसमें चार्ज क्या है, इसमें चार्ज क्यू है स्टूडेंट, चार्ज यहाँ पर क्या है, क्यू चार्ज है। ये एस सरफेस है और इसका वी वॉल्यूम है, वी क्या है, वॉल्यूम, और इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो यहां पर पहला ही पॉइंट मैंने ये लिख रखा है कि कंसीडर ए क्लोज सरफेस ऑफ वॉल्यूम, यहां पर कोई क्लोज सरफेस एस है और उसका वॉल्यूम वी है, एनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू, और यहां पर इसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सर, एकदम कोई बात नहीं है। उसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है एज द करंट फ्लो, अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूं तो आप देखेंगे ये जो चार्ज है ये बाहर की तरफ चला जाता है। कहां जाएगा, अगर यहां से कोई चार्ज निकलने लग जाए, जब यहां से चार्ज निकलेंगे तो इसके अंदर चार्ज कम रहेंगे या नहीं,
ये बिल्कुल सर रहेंगे। तो यहाँ पर यही है कि देयर विल बी अ डिक्रीज इन चार्जेस, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। अगर एक बात बताइए, सपोज यहाँ पर 5 चार्ज थे, 5 चार्ज थे, ठीक है, यहां से 5 चार्ज, और 5 चार्ज में से मैंने बोला कि 2 चार्ज निकाल दिए। कितने निकाल दिए, 2 चार्ज मैंने यहां पर निकाल दिए। तो यहां पर कितने चार्ज बचे इसके अंदर, कि सर 3 चार्ज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर डिक्रीज हो रहे हैं चार्ज, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर वही लिख रखा है कि I इज इक्वल टू माइनस के डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, फॉर्मूला होता है ना I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए हम क्या लगाते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लगाते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां पर चार्ज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आती है, फर्स्ट आती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सरफेस इज आल्सो गिवन बाय। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपने देखा था। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू आई अपॉन क्यू या क्यू अपॉन आई, कि सर क्यू अपॉन आई के आई अपॉन क्यू। बताइए क्या फॉर्मूला देखा था, बताइए कि सर हमने फॉर्मूला देखा था आई अपॉन क्यू, J इज इक्वल टू आई अपॉन क्यू फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एक बार मैं आपको फॉर्मूला और दिखा देता हूं कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए मतलब एरिया है, और रो इज इक्वल टू यहां पर वॉल्यूम है, V क्या है, यहां पर वॉल्यूम है। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट। तो फॉर्मूला आ गया ना समझ में, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए यहां पर फॉर्मूला है। तो यहां पर ds इसका सरफेस एरिया है, मतलब ds से हमने डिनोट किया। अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूं तो J इज इक्वल टू यहां पर आई अपॉन ए है ये। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आई की वैल्यू हम आई इज इक्वल टू जे डॉट ए निकाल लेंगे, जे डॉट ए। तो जे डॉट ए क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट के लिए है, करंट का फॉर्मूला यहां पर आ गया। तो अब आप ऊपर एक फॉर्मूला ये भी था, तो ऊपर एक ये फॉर्मूला हमने दूसरी इक्वेशन से ये बनाया है। तो दो फॉर्मूला है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई है। तो दोनों आई है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी साइड क्या है, इक्वल है। तो दोनों साइड हमने स्टूडेंट यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में इक्वल कर दिए। जब ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने इक्वल कर दी, तो यहां से ये जो आपके पास Q है, इस Q की वैल्यू निकालिए। तो आप जानते हैं Q मतलब रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो रो V आएगा। तो भाई छोटा सा चार्ज है, सम चार्ज है, कोई छोटा सा पोर्शन चार्ज है, तो क्या आएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V रो dV आपके पास आ जाएगा। और ये जो Q की वैल्यू जो आई है, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी होगी। यहां पर जैसे ही आप यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपके पास टर्म आएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये डी को इसको अंदर ले जाएंगे हम, तो डी को हम क्या कर देंगे, डेल रो अपॉन डेल टी, और डीवी ये आपके पास यहां पर आ जाएगा। और ये वाली टर्म आपके पास क्या है, सेम। अब यहां पर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहां पर अप्लाई करनी होगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के मैक्सवेल की इक्वेशन, कंटिन्यूटी की इक्वेशन में आपको यूज होंगी। तो यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस क्या कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट किस में कर देती हूं, सरफेस इंटीग्रल में। तो आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, डेल डॉट जे डीवी इज इक्वल टू, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, सेम। जब ये टर्म सेम, ये टर्म सेम है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, सेम। तो यहां पर यही मैंने लिख रखा है कि ये दोनों मैंने क्या कर दी, इसके इक्वल कर दिए। ठीक है ना, क्या कर दिए, इसके इक्वल कर दिए। ठीक, देन उसके बाद ये नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव, और आप देखेंगे यही कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला था, डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ओके। यहां पर स्टडी स्टेट के लिए यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आ जाती है, ड्राइव होकर आ जाती है। ठीक है ना,
ओके, बात क्लियर एकदम कि सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, कोई बात नहीं है, अगर आप इसको भी इसके और इसको इक्वल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन और डीवी से ये डीवी, तो बचा आपके पास क्या, माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी। तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे मना बात समझ में, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे, सर आप पता नहीं जिन कैसे आपने लिख दिए। तो आप इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, उसके बाद डीवी से ये डीवी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास क्या, माइनस के डेल लो अपॉन डेल टी। यहाँ पर डेल डॉट जे आपके पास बच जाता है, ये नेगेटिव इधर आई पॉजिटिव बन गई, तो ये स्टडी के लिए जीरो है। तो जीरो, जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो डेल डॉट जे बराबर में क्या आएगी, जीरो वैल्यू आएगी। आगे ना समझ में, तो ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या ही है कि जो आपके पास टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द रेट, जो अभी वही जो हमने उसका फॉर्मूला देखा था वही यहाँ पर क्या लिख रखा है, बस किसकी थ्योरी की फॉर्म में हमने लिख रखा है, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में। तो देख लीजिए, इक्वल टू द नेगेटिव मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन ए वॉल्यूम assuming that charge can neither be created nor be destroyed। चार्ज ना तो के बनाया जा सकता है, मतलब क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसके बाद यहां पर हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते हैं, या फिर मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी है, लेकिन डेफिनेशन पर हम जाते नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, इसको हम स्टूडेंट आई डी से डिनोट करते हैं। किससे, आई डी से डिनोट करते हैं। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी। तो डी फाई बी यहां पर क्या है आपके पास, फाई यहां पर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे ये जो आपके पास डी फाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फाई बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हम कुछ एम्पियर्स जो लॉ था उसमें हम कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई क्या है, एम्पियर्स लॉ आपके पास ये था, अगर आपको ध्यान हो तो ये आपके पास एम्पियर लॉ था, ये जो इसमें मॉडिफाई करने के लिए हमने म्यू नॉट आई डी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। आई डी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, आई डी को म्यू नॉट आई डी को ऐड कर दिया। अगर हम मॉडिफाई करते हैं एम्पियर्स लॉ में, तो हम जहां पर आई डी है, ये आपके पास आई डी है, इस आई डी की जगह, और ये आई डी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो आई डी की जगह में ये वैल्यू रख सकता हूं या नहीं, कि बिल्कुल सर आप रख सकते हैं। तो इस आई डी की जगह मैंने ये वैल्यू जो ऊपर फॉर्मूला था वहां पर मैंने रख दी, ठीक है। इस आई डी की जगह ये सेम है, ऐसे यहां से हमने क्या किया है, इस आई डी की जगह ये जो आपके पास वैल्यू रखी है, इस वैल्यू में से हमने आई डी अगेन रख दिया। आई डी में से जो म्यू नॉट था, क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे म्यू नॉट, यहां पर भी आप म्यू नॉट है, दोनों म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट यहां पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया हमने। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बनता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहां पर मैंने अदर डेफिनेशन ऑफ लिख रखी है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट करंट की। अगर आप चाहें तो आप इसको भी लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर आप चाहें तो ये वाली जो डेफिनेशन है इसको भी आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो ये इसका क्या था फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव हम देखने जा रहे हैं, क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला आई डी इज इक्वल टू ए जे डी होता है। तो ए यहां पर एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है कि आपके पास 2 कैपेसिटर होती हैं, 2 प्लेट होती हैं, और यहां पर हमने कोई एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमने देखा
कि यहां से जो भी करंट जा रहा था तो सेम यहां पर ये जो दूसरे वाले जो चार्ज था या जो दूसरी प्लेट थी, तो यहां से इसके कुछ यहां पर इसके एरिया के कुछ चारों तरफ क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस प्लेट पर क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्टेंस की वजह से, थोड़ी सी डिस्टेंस थी, उस थोड़ी सी डिस्टेंस की वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहां पर दो प्लेट लगाई जाती हैं, दोनों प्लेट के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, और यहां पर ये जो JD है, ये जो JD लिखा है, इस JD को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, और JD की वैल्यू जो है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ये JD इज इक्वल टू डेल D अपॉन डेल T होती है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में JD की वैल्यू जो ये आपके पास आई है उसमें आप पुट कर देंगे, तो जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो ID इज इक्वल टू A डेल D अपॉन डेल T आएगी आपके पास। तो सेम ऐसे ही यहां पर, और इस D का फॉर्मूला बेसिकली ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। तो यहां पर ये इस D की जगह ये फॉर्मूला, ये मतलब ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया, और उस पुट करने के बाद यहां पर हमने क्या करा है कि A एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है, यहां पर इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A, तो क्या होती है, Q अपॉन A। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा है, सिग्मा की जगह हमने Q अपॉन A रख दिया, मतलब Q अपॉन A वैल्यू रख दिया। और जहां पर ये आप देखेंगे, अगर आप इसमें कुछ मैच कर पा रहे होंगे, AE आ रहा है या नहीं आ रहा, कि हाँ बिल्कुल सर AE एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कि हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस E को इधर लेकर आएंगे और इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर, मतलब इस वाली E को इधर लेकर आएंगे और इसको इधर ऊपर ले के जाएंगे, तो उसकी AE की जगह आप क्या रख सकते हैं, Q अपॉन E रख सकते हैं, Q अपॉन E रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर E आपके पास E है, ये आपके पास क्या है E, इस E की जगह आप क्या रख सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन वैल्यू पुट करिए। तो ये वैल्यू हमने पुट करी, उसके बाद A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो DQ अपॉन DT आपके पास बचता है, और DQ अपॉन DT मतलब क्या हुआ, चार्ज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ID इज इक्वल टू I आपके पास आता है, ID इज इक्वल टू I आपके पास आता है। ठीक है, तो दिस शोज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्ज इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। तो वो किसके इक्वल रहेगा, कंडक्शन करंट के इक्वल रहता है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रही है। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट नीड अ मॉडिफिकेशन टू एम्पेयर्स लॉ। तो यहां से इस डिस्प्लेसमेंट करंट में हम क्या कर सकते हैं, एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। बात क्लियर इतनी, ओके, सभी को क्लियर है ना। उसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्शन करंट में और डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर डिफरेंस आप देखेंगे, करंट कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप यही है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और ID का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट D फाई B अपॉन DT। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक करंट कैरीड बाय द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेसिकली जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसी को कंडक्शन करंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कि आपके पास दो प्लेट के अंदर जो करंट फ्लो होगा। तो यहां पर द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाया जाता है। तो इट एग्जिस्ट इवन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और यहाँ पर इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशन, और ये इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D फाई B अपॉन DT। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। यहां पर मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती हैं। कौन कौन सी 4 इक्वेशन है, इनकी डेरिवेशन, फिर इंटीग्रल में भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, ओके।